हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 से। 1.1 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 1.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि संख्या दी हुई है और इसको प्राइम फैक्टर के रूप में यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। जैसे कि पहला जो है, पहला का पहला 140, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं, या फिर इसके पहले अभाज्य किसको बोलते हैं? अभाज्य के बारे में आपको पता होगा कि वह ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो उसी अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम लोग को यहाँ पर लिखना है, यानी कि उस संख्या को और आगे विभाजित नहीं किया जा सके, वैसा हमारा गुणनखंड होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 140 में सबसे पहले जिस भी संख्या से विभाजित हो जाने वाली यह संख्या है उस संख्या से भाग देंगे। विभाज्यता के नियम तो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। जहां तक 2 से विभाजित होगी वहां तक भाग देंगे, और जब 2 से विभाजित होना बंद हो जाएगी तो उसके बाद 3 से देखेंगे, फिर 5 से देखेंगे, फिर 7 से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 तियाँ 6 और 1 पर 0, 2 पचे 10। अब यह 2 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर 3 से देखेंगे तो 3 5 8, जो कि 3 से विभाजित नहीं होती है। तो 35 भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तब यहाँ हम 5 से देंगे तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो इसका हमारा जो गुणनखंड होगा, गुणनखंड हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम लोग लिख देंगे 2 का पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग इसको लिख चुके हैं। अब अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है 156। 156 को हमको लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। फिर क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग 2 से भाग देना शुरू करेंगे, चूंकि अंत में 6 है। तो 2 सत्ते 14 और 1 पर 6, 2 अठे 16। फिर हम लोग 2 से तो 2 तियाँ 6, 1 पर 8, 2 नवा 18। अब यह किससे, 2 से तो विभाजित होगी नहीं। तो देखेंगे 3 से, तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, 13 एकम 13। तो इसको हम लोग लिख देंगे गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ हो जाएगा हमारा 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इस प्रकार यह भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है 3825। इसको लिखना है 3825 को 3825 इसको लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। चूंकि इसके इकाई स्थान पे 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित निश्चित रूप से होगी। लेकिन उसके पहले हम लोग देख लें कि यह 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो 3 8 11, 2 13, 5 18, 3 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले 3 से हम लोग इसको विभाजित करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 पर 2, 3 सत्ते 21, 1 पर 5, 3 पचे 15। अब फिर देखेंगे 3 से, तो 1 2 3, 3 7 10, 5 15। फिर 3 से विभाजित होगी तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, 1 पर 5, 3 पचे 15। अब फिर देखेंगे, अब यह 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसके अंकों का योगफल 4 2 6 5 11 होगा, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। तो अब इसको हम लोग 5 से भाग देंगे। 15 40, 2 पर 5 50 25। फिर 5 से 17 पचे 85, और फिर 17 से 17 में एक बार। तो इसका गुणनखंड हम लोग लिखेंगे, इसका गुणनखंड बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यानी कि 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2 गुणे 17। तो इस प्रकार यह हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। अब अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है 5005।
इसको भी इसी रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 5005 जो है 4 नंबर प्रश्न अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो यहाँ हम 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब यह देखेंगे कितने से विभाजित होगी। 5 से तो विभाजित अब यह होगी नहीं, तब देखेंगे 6 7, 7 से भी 7 एकम 7, 3 पर 0, 7 चौक 28, हाँ 7 से विभाजित होगी, तो 7 एकम 7, 3 पर 0, 7 चौक 28, 2 पर 1, 7 त्रिका 21। फिर देखेंगे अब किससे विभाजित होगी, तो अब यह 13 से, 13 एकम 13, 1 पर 3, 13 एकम 13, या फिर इसके पर हम लोग 11 से देंगे। 11 से देंगे तो 11 से हम लोग भाग देंगे, तो 11 एकम 11, 3 पर 3, तो 11 तियाँ 33, और फिर 13 से एक बार। तो इसका गुणनखंड हम लोग लिखेंगे कि गुणनखंड बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो इस प्रकार हमारा ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। अब हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर को लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो हम यहाँ पर बना लेंगे 7 4 2 9। सबसे पहले देखेंगे यह 2 से तो विभाजित होगी नहीं, तो 3 से देखेंगे। 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, 3 से भी नहीं होगी। उसके बाद 5 से भी नहीं होगी। 6 7, 7 से देखेंगे, 7 एकम 7, 7 6 42, 7 से भी नहीं होगी। 8 9, 7 4 11 2 13 9 22, 9 से भी नहीं होगी। उसके बाद 10 11, 11 से देखेंगे, 11 6 66, 4 4 8, 8 पर 1, 11 7 77, 77, और उसके बाद हो जाएगा 4, तो यह भी नहीं होगी। 12 13 से देखेंगे, 13 5 65, 9 पर 2, और 9 पर 2 63 91, 1 पर 9 13 से भी नहीं होगी। तो फिर 14 15 16 17 से देखेंगे, 17 चौका 68, यानी 6 6 पर 2, 17 तियाँ 51, हाँ 17 से इसमें हम लोग भाग देंगे। 17 चौका 68, 68 के बाद कितना 6 बचेगा, 6 पर 2, तो यह हो जाएगा 17 तियाँ 51। फिर 11, 11 पर 9 119, तो 17 7 19। अब फिर देखेंगे यह किससे विभाजित होगी, तो फिर 17 से देखेंगे, तो 17 दूनी 34, 6 3 9 पर 7, 17 से नहीं होगी। अब फिर देखेंगे 19 से, तो 19 दूनी 38, हाँ 19 से विभाजित होगी। 19 दूना 38, 5 पर 7, 19 तियाँ 57, और फिर इसमें 23 से एक बार, तो इसका गुणनखंड लिख देंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा वह होगा 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इस प्रकार पहला जो क्वेश्चन था उसके 5 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका जो 2 नंबर प्रश्न है, उस प्रश्न में यह कह रहा है कि सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ को निकालिए, उसके बाद सत्यापित करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुना होगा वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 का पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 26 और 91। 2 का पहला प्रश्न है 26 और 91। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो यह हो जाएगा 2 से 13, और फिर 13 से 1, इसका गुणनखंड हो गया। 26 का गुणनखंड लिख लेंगे इसको हम लोग, 26 का गुणनखंड बराबर 2 गुने 13। अब निकालेंगे हम 91 का, तो 91 में क्या करेंगे हम लोग 7 से भाग देंगे, 7 से 13 बार और 13 से एक बार। फिर लिखेंगे 91 का गुणनखंड बराबर कितना होगा 7 गुने 13। हमको निकालना है इसमें एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि पहले इसको लिख लेंगे, यानी कि पहली संख्या का जो गुणक है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे, और उसके बाद दूसरी संख्या में जो उसका गुणनखंड नहीं होगा उसको हम लोग गुणा के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 13, और यहाँ 7 है तो गुने 7। अब यह 13 चूँकि हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, तो यहाँ आप गुना कर देंगे, तो यह हो जाएगा 13 दूनी 26, और 26 में 7 से गुना करेंगे, तो 26 में 7 से गुना करने के बाद हमारा हो जाएगा 7 6 42 का 2 हार्सिल 4, और 7 दूनी 14 4 18। यह हमारा हो गया एलसीएम। अब निकालेंगे एचसीएफ।
HCF में क्या होता है कि जो दोनों संख्याओं में गुणनखंड हो, वो ऐसी संख्या HCF होती है जो दोनों संख्याओं में होती है। तो यहाँ दोनों संख्या में कौन सी है? 13 जो है यह दोनों संख्याओं में है, तो इसलिए HCF हो जाएगा हमारा 13। अब प्रश्न के अनुसार हमको क्या करना है कि सबसे पहले LCM गुने HCF निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे LCM गुने HCF। LCM है हमारा 182, HCF है हमारा 13। अब 13 से 182 में गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2 और 13 8 जलोतस 104 और 2 106 हासिल हो गया हमारा 10। 13 कम 13 10 23। यह हो गया हमारा LCM गुने HCF। लेकिन हमको फिर क्या चेक करना है कि उसके बाद देखना है कि LCM गुने HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल आ रहा है कि नहीं, वेरीफाई करना है इसको। तब लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि 26 गुने 91। अब 26 से 91 में गुना करेंगे तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो यह भी हमारा हो जाएगा 6 एकम 6 6 9 54 और 2 एकम 2 9 दूनी 18 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2 2366। यहाँ दोनों संख्या बराबर हो गई। तो इस प्रकार LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो गया। हमने इसको दिखा दिया। अब इसमें जो अगली संख्या है वह है 510 और 92। दूसरा प्रश्न है 510 और 92। फिर इसी तरीके से हम लोग करेंगे। 510 का क्या करेंगे तो फिर इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ 2 से हम लोग भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 पर 1 2 पचे 10, 1 पर 0 2 पचे 10। अब यह 2 से विभाजित होगी नहीं, तो फिर इसमें 3 से देंगे तो 3 8 24, 1 पर 5 3 पचे 15। अब 3 से नहीं, यह 5 से विभाजित होगी तो 17 पचे 85, 17 एकम 17। अब यहाँ हम लोग 92 का निकालेंगे। तो 92 में हम लोग 2 से पहले देंगे, तो 2 से देंगे तो 2 चौका 8, 1 पर 2 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 तिया 6 और फिर यहाँ 23 से एक बार। अब लिखेंगे 510 का गुणनखंड। इसका गुणनखंड कितना है? इसका गुणनखंड हमारा हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। फिर 92 का गुणनखंड, इसका कितना है? 2 गुने 2 गुने 23। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग LCM निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे LCM। LCM में अभी हम लोग देखे हैं क्या होता है। पहली संख्या का जो भी गुणनखंड है सबको लिखेंगे। तो यहाँ 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब हम लोग दूसरी संख्या का देखेंगे। तो यह 2 यह हम लोग लिख चुके हैं, यह 2 तो इसमें दूसरा 2 नहीं है, तो यहाँ गुना के रूप में 2 लिखेंगे। और फिर यह जो 23 है, यह 23 यहाँ पर गुना के रूप में लिखेंगे। अब हम लोग इसका गुना करेंगे। गुना करने के बाद हम लोग को कितना प्राप्त होगा? तो गुना करने के बाद हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 23,460। 23,460। अब इसका निकालेंगे हम लोग HCF। HCF में क्या होता है हम लोग अभी यहाँ देख चुके हैं कि जो दोनों में होता है, तो यह 2 दोनों में है। इसके अलावे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में है, तो यहाँ पर HCF हमारा होगा 2। अब फिर हम लोग निकालेंगे LCM गुने HCF। तो यह हमारा हो जाएगा 23,460 गुने 2। तो गुना करके हम लोग यहाँ लिख देंगे 2 0 0 2 छक 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और इसके बाद 2 3 6 और 2 दूनी 4। यह हमें LCM गुने HCF प्राप्त हुआ। अब हम लोग को यहाँ निकालना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो फिर लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि 510 गुने 92। अब 510 और 92 का गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 0 0 2 एकम 2 2 पचे 10
9 0 0 9 1 9 9 5 45 0 2 9 6 4 46,920 46,920। हमें यह भी प्राप्त हुआ है एलसीएम गुने एचसीएफ 46,920 और यह भी आ गया 46,920। तो इस प्रकार यह भी हमारा सत्यापित हो गया। अब इसमें का तीसरा प्रश्न है 336 और 54। 336 और 54। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 336 का गुणनखंड निकालेंगे। इसमें 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 1 पर 3, 2 छक 12, 1 पर 6, 2 अठे 16। फिर 2 से 2 अठे 16, 2 चौका 8। फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यह 2 से विभाजित नहीं होगी तो 3 से देंगे। 3 सते 21, 7 एकम 7। अब फिर हम लोग 54 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 1 पर 4, 2 सते 14। फिर इसमें 3 से 3 27। फिर 3 से 3 तिरिका 9। फिर 3 से 1। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 336 का गुणनखंड। 336 का गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 और दूसरा है 54। तो 54 का गुणनखंड लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। पहले निकालेंगे हम लोग एलसीएम। तो एलसीएम में हम लोग सीख चुके हैं कि पहली संख्या का सभी गुणनखंड लिख डालेंगे। तो यह है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब दूसरी संख्या में देखेंगे। दूसरी संख्या में देखें कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो इसमें नहीं है। तो यह 2 तो यहाँ पे है, 3 तो यहाँ पे है। अब यह 3 यहाँ पे नहीं है क्योंकि इसमें एक ही 3 है। तो यहाँ लिखेंगे गुने 3। फिर यह 3 भी इसमें नहीं है तो यहाँ भी लिखेंगे। अब सबका गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48 और 48 में हम लोग गुणा करेंगे 3 तिरिका 9 और 9 से 21 में 9 से 7 में गुणा करेंगे तो 9 सते 63 यानी 48 में हम लोग 63 से गुणा करेंगे। तो 3 अठे 24, 8 सिल 2, 4 3 12 2 14, 6 अठे 48, 8 सिल 4, 6 चौका 24, 4 28, 4 8 4 12 हासिल 1, 8 1 9 1 10, 2 1 3, 3024। यह गुणा करने के बाद हमको 3024 प्राप्त हुआ। अब फिर हम इसका HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर HCF बराबर, HCF में क्या होता है कि HCF में जो दोनों में होना चाहिए वैसा गुणनखंड जो दोनों में हो। यानी कि यह 2 है दोनों में, उसके अलावे यह 3 जो है यह दोनों में है। तो यह हो जाएगा 2 गुने 3 यानी 2 3 6। अब हम यहाँ पर लिख देंगे LCM गुने HCF। तो यह हमारा हो जाएगा 3024 गुने 6। 6 से 6 चौका 24 का 4 हासिल 2 और 6 दूनी 12 या 2, 14 का 4 हासिल 1, यहाँ 6 0 0 1 36 18 यानी कि 18,144। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है? तो पहली संख्या 336 है और गुने 54। जब हम लोग इसको गुणा करेंगे तो यह हमें 18,144 प्राप्त होगी। तो इस प्रकार यहाँ पे LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यह हमें तीनों प्रश्न में प्राप्त हो गया। यानी कि हम यह जान चुके हैं कि कहीं भी पहली संख्या अगर 2 संख्या है दोनों का गुणनफल जितना होगा उतना ही लघुत्तम और महत्तम LCM गुने HCF होगा। अब 3 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में हमको क्या करना है कि इसमें LCM और HCF निकालनी है और किस विधि से कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, जिस विधि से हम लोग अभी निकाले हैं। तो 3 का पहला जो प्रश्न है वह है 3 का पहला प्रश्न 12, 15,
और 21, इसका एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 12 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 में पहले 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 तियां 6 और फिर 3 से एक बार। फिर हम लोग 15 का निकालेंगे। 15 में 2 से भाग लगेगा नहीं तो 3 से देंगे, तो 3 पचे 15 और फिर 5 से, 5 एकम 5। फिर 21 में 3 से देंगे, 3 सते 21, 7 एकम 7। तो यहाँ लिखेंगे 12 का गुणनखंड बराबर क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3। फिर 15 का गुणनखंड कितना होगा, 15 का गुणनखंड बराबर यह होगा 3 गुने 5 और 21 का जो गुणनखंड होगा वह होगा 3 गुने 7। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एलसीएम बराबर, एलसीएम में क्या होता है हम लोग सीख चुके हैं कि जो पहली संख्या होगी उसका जो भी गुणनखंड होगा सबको लिखेंगे। तो यहाँ सबको लिख देंगे 2 गुने 3। अब इसमें देखेंगे तो 3 यहाँ लिख चुके हैं, 5 इसमें नहीं है तो यहाँ गुने 5 लिखेंगे। अब फिर देखेंगे इसमें तो 3 तो यहाँ तो लिख चुके हैं तो फिर इसमें 7 लिखेंगे। अब यह हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 25 60 और 60 में 7 से गुना करेंगे 420। फिर एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ में क्या होता है कि जो दोनों में हो। तो इसमें 3 ही एक ऐसी संख्या है जो तीनों में है, यहाँ 3 संख्या है तो तीनों में होना चाहिए। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3। तो इस प्रकार हमें इसका आंसर प्राप्त हो गया। अब अगला प्रश्न है 17, 23 और 29। इसमें का 2 नंबर प्रश्न है 17, 23 और 29। अब इसका हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 17 क्या है, 17 चूंकि अभाज्य संख्या है तो यह एक बार में विभाजित होगी 17 से। 23 जो है यह भी अभाज्य संख्या है तो यह भी एक बार में, और 29 जो है यह भी अभाज्य संख्या है तो यह भी एक बार में। यहाँ लिखेंगे हम 17 का गुणनखंड। तो 17 का गुणनखंड क्या होगा, 17 का गुणनखंड 17। 23 का गुणनखंड, तो 23 का गुणनखंड यह भी 23 और 29 का गुणनखंड तो यह 29, इसलिए एलसीएम। अब एलसीएम में क्या होगा 17, इसका चूंकि कोई गुणनखंड है ही नहीं तो गुना कर देंगे तीनों में। तो 17 गुने 23 गुने 29। इस प्रकार गुना करने के बाद जो हमको प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 11,339। फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में क्या है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में उभयनिष्ठ है गुणनखंड के रूप में। तो जहाँ पर कोई संख्या नहीं होती है वहाँ पर एचसीएफ होता है 1। तो इस प्रकार हमारा दोनों क्वेश्चन बन गया। और इसमें का तीसरा जो प्रश्न है वह है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, इसका हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो बिल्कुल वही पहले प्रश्न की तरह प्रोसेस अपनाएंगे। 8 का पहले हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार और फिर 2 से 1 बार। फिर 9 में, तो फिर 9 में किससे, 3 से, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। अब 25 में 5 से, तो 50 25 और फिर 5 एकम 5। तो यहाँ लिखेंगे 8 का गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 2। 9 का गुणनखंड बराबर 3 गुने 3 और 25 का गुणनखंड बराबर 5 गुने 5। गुणनखंड निकालने के बाद हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर हमारा क्या होगा, पहली संख्या का सभी गुणक को लिखेंगे, गुणनखंड को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। अब दूसरी संख्या से हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो दूसरी संख्या में क्या है कि यहाँ 3 गुने 3 है, तो 3 इसमें है ही नहीं तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने 3। और यहाँ 5 गुने 5 है, वह भी यहाँ नहीं है तो यहाँ भी लिखेंगे 5 गुने 5। अब हम लोग गुना कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यह हमारा हो गया 8। यहाँ 50 25, 25 8 200 और 200 में 3 3 का 9, 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 1800। अब निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में है।
तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में है, तो इसका मतलब हमारा HCF जो होगा सो 1 होगा। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न बन गया। अब हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न में है कि दो संख्या है, इसमें पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है। पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर 306 और दूसरी संख्या बराबर 657। उसके बाद इसमें क्या है कि इसमें HCF दिया हुआ है। HCF जो है वह 9 है। HCF बराबर 9 है। तो हमको इसमें निकालना है LCM, यानी कि इसका LCM कितना होगा इस आधार पर निकालना है। अब हम लोग जानते हैं कि कहीं भी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF होता है। तो वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। अब यहाँ पहली संख्या का मान रखेंगे। पहली संख्या कितनी है? 306 है। तो 306 गुने 657 बराबर निकालना है हमको LCM। तो HCF है 9 गुने LCM। LCM का मान हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 9 को इस साइड से इस साइड लाएंगे। तो जब भी साइड चेंज होता है तो क्या होता है कि यदि यहाँ जोड़ का चिन्ह हो तो इधर लाएंगे तो घटाव होगा, अगर यहाँ घटाव का चिन्ह हो तो इधर लाएंगे तो जोड़ होगा, अगर यहाँ गुणा का चिन्ह हो तो इधर लाएंगे तो भाग होगा, और अगर यहाँ भाग का चिन्ह हो तो इधर लाते तो यह गुणा होता। तो यहाँ पर हमारा गुणा का चिन्ह है, तो लिखें कि इसलिए LCM बराबर 306 गुने 657 बटा 9। अब हम लोग इसको कटाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 9 से 29 27 और 3 पर 6 9 चौका 36। हम लोग यहाँ 34 से 657 में गुना कर देंगे और जो आएगा वही हमारा LCM होगा। गुना करने के बाद हमें 22,338 प्राप्त होगा। 22,338 प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। अब पांचवा प्रश्न जो है, पांचवें प्रश्न में हमको वो जांच करनी है कि किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 6 का पावर n है, वह है उसके इकाई स्थान पे शून्य हो सकता है कि नहीं। 6 का पावर n, यानी कि अगर इसको हम आगे n का पावर कुछ रखें, कोई प्राकृत संख्या रखें और आगे इसको हम लोग तोड़ें किसी भी संख्या के लिए, तो यह अंत में इसके यूनिट प्लेस पे यानी कि इकाई स्थान पे यहाँ शून्य संभव है कि नहीं है। यह तभी संभव है 6 का पावर n यदि 6 का पावर n यदि इसके इकाई स्थान पे, यदि इसके इकाई स्थान पे शून्य है तो यह 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई संख्या हो और उसके इकाई स्थान पे शून्य है तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है, और 10 का जो होता है भाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 होता है। तो अगर कोई संख्या 10 से विभाजित होगी तो वह 5 से निश्चित रूप से विभाजित होगी। तो यहाँ पे अगर 6 का पावर n ऐसी कोई संख्या है जिसके इकाई स्थान पे शून्य है तो यह 5 से विभाजित होगी। तो 5, लेकिन अब कब यहाँ 6 का पावर जो है 6 जो है इसका प्राइम फैक्टर जो होता है 6 का अभाज्य गुणनखंड वह कितना होता है? 2 गुने 3 होता है, 2 गुने 3। तो यहाँ पे तो हम लोग ऐसी कोई संख्या नहीं देख रहे हैं जो 5 से विभाजित होगी। तो अगर यहाँ शून्य है तो वह 5 से विभाजित होगी, लेकिन यहाँ हमको दिख रहा है कि नहीं, यह 5 से विभाजित नहीं होगी। तो यह तभी संभव है जब 6 का अभाज्य
गुणनखंड भी 5 हो। अब यहाँ चूंकि 5 नहीं है, अभाज्य गुणनखंड 5 है नहीं, तो नहीं है तो यह विभाजित नहीं होगी। तो नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसी कोई संख्या ही नहीं होगी जो 6 के पावर n बराबर 0 होगी, जिसके इकाई स्थान पे 0 होगी। तो लिख देंगे कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है, इसलिए इसके इकाई स्थान इसलिए इसके इकाई स्थान पे 0 नहीं होगी, इकाई स्थान पे 0 नहीं होगी। इसके बाद है जो प्रश्न है, इसमें दिखाना है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 जो है वह संयुक्त संख्या है, कंपोजिट नंबर है, ये हमको दिखाना है। 6 नंबर प्रश्न है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 13 जो है, इस 13 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कॉमन। तो अगर कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 7 गुने 11 प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 13 गुने, या फिर अभी ब्रैकेट रखते हैं, 11 7 77 प्लस 1, तो यह हो जाएगा 13 गुने 77 1 78। अब इधर दूसरी जो संख्या है वह है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। यह 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसमें से हम क्या करेंगे कि 5 को हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और गुने 1 प्लस 1, यहाँ पर होगा 5। अब यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे। तो यहाँ जब गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 चौका 24 और यहाँ होगा 7 छक 42, यानी कि 42 में हम लोग 24 से गुना करेंगे। 42 में 24 से जब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, 1008। यह हमारा होगा 1008 प्लस 1, यानी कि 5 गुने 1009। अब दोनों संख्याओं में हम लोग देख रहे हैं कि यह दो संख्याओं का गुणक है और यहाँ भी यह दो संख्याओं का गुणक है। तो जब दो संख्याओं का गुणक है तो क्या है, यह संयुक्त संख्या है। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे कि यह संयुक्त, दोनों ही संख्या संयुक्त संख्या है, संयुक्त संख्या है। अब इसमें का जो 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न में है कि कोई वृत्ताकार पथ है, उस वृत्ताकार पथ के चारों ओर स्पोर्ट्स फील्ड है। सोनिया जो है वह उसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, जबकि रवि उसका एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाता है। मान लेते हैं कि दोनों किसी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो फिर कितने समय के पश्चात दोनों उसी बिंदु पर मिलेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो सोनिया है उसको लगता है 18 मिनट, जैसे कि यह वृत्ताकार अगर पथ है, दोनों यहां से चलना शुरू करते हैं एक ही साथ, तो फिर कितने मिनट के बाद दोनों इसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो यहाँ 18 मिनट जो लगता है सोनिया को, इसका पहले हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। इसमें 2 से भाग देंगे, 2 9 18, फिर 3 से, 3 3 9, फिर 3 से, एक बार हो गया। रवि को 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, तो 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तियां 6 और 3 से एक बार। तो यहाँ लिखेंगे 18 का गुणनखंड, 18 का गुणनखंड बराबर 2 गुने 3 गुने 3 और फिर 12 का गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 3,
इसलिए LCM। अब LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीख चुके हैं कि पहले संख्या का जो भी गुणक है सबको लिखेंगे। तो यहाँ जो 2 गुने 3 गुने 3 गुणनखंड है इसको लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 3। अब इसमें देखेंगे तो यह 2 जो है यहाँ पर लिख चुके हैं, यह 2 जो है सो नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और यह 3 जो है सो यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं। तो अब इसका गुणा कर देंगे तो 2 3 6 6 18, 18 दूनी 36। 36 मिनट के बाद दोनों जिस स्थान से चलना शुरू किए हैं उसी स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार आज हमारा चैप्टर 1.2 कंप्लीट हो गया, और आप लोग मन लगा के इसको समझते रहिए। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।